हे गाइस, तो आज हम एक नया मैंगा स्टार्ट कर रहे हैं। मैंगा का नाम है अपेक्स प्रीडेटर। अपेक्स प्रीडेटर एक ओमेगा वर्स बीएल मैनुआ है, जहां ओमेगा शेनदाई अपने फैमिली के कर्ज चुकाने के लिए जबरदस्ती एक पावरफुल एस क्लास अल्फा जू मोयू से अरेंज मैरिज में बांधा जाता है। जू मोयू एक कोल्ड और रूथलेस बिजनेसमैन है, एक ट्रू अपेक्स प्रीडेटर। शेंदाई के दिल में उसके लिए पहले से एक सॉफ्ट स्पॉट होता है, पर जू मोयू के इनडिफरेंट बिहेवियर से वो इमोशनल स्ट्रगल करता है। धीरे धीरे उनके बीच ट्रस्ट, अट्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स इमोशंस डेवलप होने लगते हैं, लेकिन उनका रिश्ता पावर डायनामिक्स और मिसअंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ है। तो आई थिंक आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आएगी, जब एक सॉफ्ट स्पोकन ओमेगा की जबरदस्ती शादी हो जाए एक रूथलेस एपेक्स अल्फा से। क्या ये कोल्ड कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कभी प्यार में बदल सकती है? वेलकम टू द इंटेंस वर्ल्ड ऑफ अपेक्स प्रेडेटर। तो कहानी शुरू करें। जिंदगी के हालात ना कभी भी पिछली जिंदगी से बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं, और कभी कभी ये इतने अजीब होते हैं कि समझ में ही नहीं आता। जैसे कि शेंदाई ने कभी नहीं सोचा था कि उसे एक दिन उसी घर में वापस बुलाया जाएगा जहां उसे पहले बेइज्जत करके निकाल दिया गया था, बिल्कुल कचरा समझ के। बचपन में उसने इस घर को किसी शाही महल की तरह देखा था, जो बड़े ही शान से बना हुआ था। उसमें एक बड़े स्पाइरल स्टेयरकेस थी, जो स्पेस का बिल्कुल भी ख्याल न रखते हुए बनाई गई थी। ये पहली बार था जब उसने सीखा था कि लोग अपने घर में स्टेयरकेस भी लगा सकते हैं। जब भी वो उस घर में खड़ा होता था तो सच में उसे ऊपर देखने से डर लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि वो जो बड़े क्रिस्टल चैंडिलियर ऊपर लटका है वो कभी भी उसके ऊपर गिर जाएगा। नीचे देखने से भी उसे यही लगता था कि कहीं उसने फ्लोर को गंदा तो नहीं कर दिया। पर आज 20 साल बाद वो वापस आया था। मिलिए शेंदाई से, हमारी कहानी का एमसी, जो बर्थ से एक ओमेगा है। ये विला जो था ना, वो काफी महंगा था, एक शहर के बीच जो अब थोड़ा पुराना सा हो गया था। घर का डिजाइन भी पुराना ही था, लेकिन उसको अब फ्रेंच स्टाइल में बदल दिया गया था। गार्डन की तो हालत ही खतरनाक थी। खुशबू वाले फिश पॉन्ड अब सूख चुके थे और स्टोन और ग्रीनरी पुरानी हो गई थी। पहली नजर में ये विला बहुत शाही लगता था, लेकिन जब आप थोड़ा गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि उसमें कोई खास बात नहीं थी अब। और वैसे भी ये जो रूमर्स चल रहे थे ना ऑनलाइन, वो बिल्कुल झूठ भी नहीं थे। कंपनी का स्टॉक गिर गया था और नंबर्स झूठ नहीं बोलते। क्या ये बड़ा यू फैमिली का खानदान सच में गिरावट की तरफ बढ़ रहा था? शेंदाई यहाँ 2 बार आया था, पर दोनों बार वो अपनी मर्जी से नहीं आया था। आज भी एक बॉडीगार्ड आया था उसे एस्कॉर्ट करने। उसने उसे कार में बैठने के लिए कहा था। घर की दीवारों पे लगी वो सब पुरानी तस्वीरें उसके दिमाग में घंटी सी थी, पर अब तो उसको अपने बायोलॉजिकल फादर का चेहरा याद भी मुश्किल से आ रहा था। बस उसने यही सोचा था कि वो उसकी मेमोरीज में इतने बुढ़े तो नहीं लगते थे जब वो पहली बार उनसे मिला था। जब एक वक्त था जब यू जिंगहाई एक ए क्लास फेरोमोन वाला अल्फा था, जो एक बड़े बिजनेस फैमिली का हायर भी था। उसकी शादी भी एक हाई क्लास वाली लड़की से हुई थी और उसकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। पर फिर एक दिन फाइनेंशियल मार्केट्स ने उसको इतना तेज गिरा दिया कि उसका बिजनेस ही हिल गया। एक बार जब कोई इंसान अपनी दुनिया से नफरत करने लगता है ना, तो ये उसके चेहरे पे व्रिंकल्स की तरह आ जाती है, जो कभी छुपाई नहीं जा सकती। शेंदाई खड़ा था यू जिंगहाई के सामने, बस चुपके से उसकी शख्सियत को देख रहा था, और यू जिंगहाई भी उसको उतनी ही चालाक नजरों से देख रहा था। यू जिंगहाई के चेहरे पर एक उदासी थी। उसकी अल्फा की प्राउड शख्सियत और फैमिली के पैट्रियार्च होने की जो भी अहमियत थी, उसके सामने शेंदाई का ऐसे शांत रहना उसे थोड़ा अनसेटलिंग लग रहा था। उसने सोचा था कि शेंदाई शायद उसे डांट सुनाएगा, अपनी जिंदगी के दुखों का गुस्सा निकालेगा, या कम से कम कुछ नफरत या गुस्सा जरूर दिखाएगा। लेकिन जो लड़का उसके सामने था वो बिल्कुल शांत और कंपोज था। उसे ज्यादा समय नहीं गुजरा था इस फैसले को लेने के बाद। उसके डेस्क पर एक कॉपी थी उस लड़के की डिटेल्स की। शेंदाई 27 साल का, ओमेगा मेल, सिंगल, एमएससी केमिकल इंजीनियरिंग में, जिंगहाओ कॉर्पोरेशन में रेयर अर्थ्स पर रिसर्च करने वाला, घर पर ओमेगा पिता और मैटरनल ग्रैंड मदर। वो जो पहले एक शर्मीला सा लड़का था, वो अब एक शांत और बैलेंस्ड आदमी बन चुका था।
जब यू जिंगहाई ने उसकी जिंदगी के बारे में सोचा और अब जो कुछ भी वो उससे मांगने वाला था सब उसे गिल्टी कंसाइज से भर रहे थे। शेन दाई ने रूम देखा, फिर एक चेयर खींच के बैठ गया, मोबाइल निकाला और काम के कुछ टेक्स्ट का जवाब देने लगा। यू जिंगहाई ने अपनी भौहें चढ़ाई, फिर अपना गला साफ किया। शेन दाई ने ऊपर देखा और बोला, प्रेसिडेंट यू, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? उसने ऐसा कहा जो न किसी की बेइज्जती थी और ना ही ज्यादा एरोगेंट दिख रहा था। यू जिंगहाई ने कहा, तुम अब बड़े हो गए हो। यू जिंगहाई जो बिजनेस दुनिया के टफ सिचुएशंस को हैंडल करने का आदी था, लेकिन इस मोमेंट में उसे बस फॉर्मेलिटीज की मदद लेनी पड़ रही थी ताकि दोनों के बीच ऑकवर्डनेस थोड़ी कम हो। शेन दाई थोड़ा हंसकर बोला, प्रेसिडेंट यू, अगर आपके पास कुछ जरूरी बात नहीं होती तो आप मुझे यूं ढूंढ कर क्यों बुलाते? बस सीधा बताएं क्या बात है। फिल्मों में ऐसे वक्त पे बेकार फादर अपने खोए हुए नाजायज बच्चे को ढूंढता है जब उसके पास और कोई ऑफस्प्रिंग नहीं होता, लेकिन यू फैमिली के केस में ऐसा कुछ नहीं था। अगर यंग मास्टर को कुछ हो गया हो तो न्यूज में तो आ ही चुका होता ना। यू जिंगहाई के चेहरे पर कुछ शर्म के रंग आ गए थे। वो बोला, ये रिक्वेस्ट शायद सही नहीं है, पर मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। शेन दाई ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, हाँ बताइए। पहले शेन दाई ने कार में बैठने का फैसला बस क्यूरोसिटी के चलते लिया था। इस देश में कानून है और ये कोई फिल्म नहीं बन रही थी। अगर उसने गली में चिल्लाया होता तो बॉडीगार्ड उसे हाथ भी नहीं लगा पाता। उसका असली मकसद ये जानना था कि यू जिंगहाई उसे एक्चुअली चाहता क्या है। यू जिंगहाई ने अपने सामने रखी फाइल पर थोड़ा सा टैप किया और बोला, तुम पर 7 मिलियन का कर्जा है और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। बिल्कुल, क्या प्रेसिडेंट चाहते हैं कि ये पैसा मुझे वापस दिलवा दें? शंघाई के चेहरे पर तो स्माइल थी, पर आंखों में एक नफरत भी छुपी हुई थी। मैं तुम्हारा कर्जा चुकाने में मदद कर सकता हूँ। शेनदाई की आंखों में तुरंत एक छोटी सी चमक आ गई। बोला, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा बेटा एक जरूरी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत शादी करने वाला था, लेकिन अब वो शादी नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम यू फैमिली में वापस आ जाओ और इसकी जगह तुम ये शादी कर लो। यू जिंगहाई की बात सुनने में ही इतनी अजीब लग रही थी। लग रहा था जैसे एक बेकार ड्रामा का प्लॉट चल रहा हो। 5 सेकंड गुजरे, फिर शेंगदाई ने पूछा, क्या आप सीरियस हैं? यू जिंगहाई बोला, जो पोजीशन मेरी है उसमें मैं ऐसी बातें मजाक में नहीं कर सकता। शेंगदाई ने फिर पूछा, पर वो शादी क्यों नहीं कर सकता? यू जिंगहाई के चेहरे पर एक छोटी सी उदासी आ गई। थोड़ा शर्मिंदा होकर वो बोला, उसको किसी और ने मांग कर दिया है। ये सुनकर तो शेंगदाई चुप ही हो गया। ये सच था कि उसको थोड़ा डर भी लग रहा था। एक अनजाने इंसान से शादी करना काफी हॉरिबल लगता था, लेकिन क्या ये भी इतने बड़े कर्जे का बोझ उठाने से बेहतर नहीं था? वो और उसकी दादी की ओल्ड एज के दिन बस इस कर्जे के बोझ के नीचे ही दबे जा रहे थे और कोई दूसरी उम्मीद भी नहीं थी। अगर वो थोड़ा सा डेयर करके उन्हें इस कर्जे से बाहर निकाल सके तो शायद ये वर्थ ट्राई हो सकता है। शेंगदाई ने गहरी सांस ली और मन कड़ा करके पूछा, मुझे शादी में क्या करना होगा? यू जिंगहाई ने जवाब दिया, ये तुम्हारे फ्यूचर स्पाउस पर डिपेंड करेगा। तुम्हें जो भी वो कहेगा तुम वही करोगे। शेंगदाई ने 2 सेकंड लेकर सब बातें समझी, फिर धीरे धीरे ऊपर देखते हुए बिना ज्यादा सोच विचार के बोला, मुझे बस 10 मिलियन चाहिए। यू जिंगहाई ने अपनी आंखों के एक्सप्रेशन थोड़े बदले। वो थोड़ा इरिटेटेड भी लगा, लेकिन वो क्लियरली सरप्राइज नहीं था। शेंगदाई के हिसाब से अगर जो यू जिंगहाई ने कहा है वो सच है तो वो उसकी डिमांड को जरूर मान लेगा। लगता था कि जैसे यू फैमिली के पास ऐसा स्ट्रैटेजिक मैरिज अलायंस है जो उनके बिजनेस का फ्यूचर तय करेगा, और उसकी कीमत थी उनका प्यारा ओमेगा बेटा यू बाय यूए। लेकिन अगर यू बाय यूए को किसी और ने मार्क कर दिया है तो ये दोनों फैमिलीज के लिए काफी शर्म की बात होगी। ओमेगा मार्क को इरेज तो किया जा सकता है, पर कोई भी मॉडर्न मेडिकल टेक्निक ग्लैंड्स पे जो बाइट मार्क्स हो उस निशान को नहीं मिटा सकती थी। और कौन सी इज्जतदार फैमिली इस ह्यूमिलेशन को झेल सकती थी? इन केस में शादी तो कैंसिल होना तय ही था। इस टाइम पे शेंगदाई को यू बाय यूए का चेहरा याद आया, जो सोशल मीडिया पर बड़ा वेल नोन था। वो क्लियरली काफी इंटेलिजेंट लगता था।
उसने सोचा, ऐसा होशियार इंसान ऐसी गलती कैसे कर सकता है। एक यंग ओमेगा के लिए सबसे बड़ी गलती ये होती है कि शादी के पहले वो अपने आप को मार्क करवा दे। लेकिन अगर सिचुएशन को दूसरी नजर से देखें तो कहीं यू बायू एट ने अपनी एंगेजमेंट जानबूझकर तो खत्म नहीं कर दी थी। उसे लगा शायद सामने वाले की शक्ल खतरनाक होगी, या वो अजीब इंसान होगा, या उसमें कोई डिफॉर्मिलिटी होगी, या फिर उसकी कोई क्रीपी हॉबीज या वायलेंट टेंडेंसीज होगी। ये सब पॉसिबिलिटीज इतनी इम्पॉसिबल भी नहीं लगती थी। उनका वो ओमेगा बेटा यू फैमिली की जिंदगी का लाइफलाइन था। तो अगर फैमिली बिजनेस के शेयर्स की वैल्यू आधी भी हो गई थी तो भी शायद उनके लिए 10 मिलियन देना इतना मुश्किल भी नहीं था। और जैसा एक्सपेक्टेड था, यू जिंगहाई बस इतना ही बोला, ठीक है। शेंडाई को तुरंत लगा कि उसने और क्यों नहीं मांगा। शायद वो थोड़ा और ज्यादा मांगने में शाय हो गया था। जितना भी वो इस बात को बिलीव करने में शौक था, अंदर से वो ये उम्मीद करता था कि सच में यही सच था। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी उसका कर्जा ही था और वो चाहता था कि वो जल्दी से उससे छुटकारा पाए। वो अपनी सीट से उठते हुए बोला, तो ये पक्का है फिर? मैं बाकी अरेंजमेंट्स आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब मुझे काम पर भी जाना है तो मैं चलता हूँ। यू जिंगहाई ने उसे हैरानी से देखा और पूछा, क्या तुम्हारे और कोई सवाल नहीं है? शेंडाई ने बड़ी काम टोन में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। जब तक सच में आप मुझे पैसा देने वाले हो, मुझे और कुछ नहीं पूछना। यू जिंगहाई ने फिर बड़ी हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें अपने फ्यूचर अल्फा हस्बैंड के बारे में भी नहीं जानना? शेंडाई ने अपने फोन की तरफ देखा। उस थोड़ी सी देर में ही उसे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए थे। बिना सर घुमाए उसने जवाब दिया, क्या ही फर्क पड़ता है। वो इतना यंग था, लेकिन उसे इतने बड़े कर्जे का बोझ अपने कंधों पर उठाना पड़ रहा था। एक अनसर्टेन फ्यूचर का सामना करते हुए उसने कब का अपने लिए प्यार और शादी की उम्मीद छोड़ ही दी थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि चाहे उसका फ्यूचर हस्बैंड कितना भी खतरनाक हो, चाहे यू बाइयो को शादी तोड़ने के लिए इतने सारे एक्सट्रीम तरीके क्यों ही अपनाने ना पड़ गए हों, उसको अब फर्क नहीं पड़ता था। वो बस ये चाहता था कि उसे अपने बचपन का घर वापस मिल जाए और वो अपनी दादी को एक छत दे सके, एक घर दे सके। उसने खुद को दिलासा देते हुए कहा, कोई भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है। यू हाउस से निकलते ही वो सीधा रिसर्च इंस्टीट्यूट गया। यहाँ तक कि उनके काम के घंटे भी फ्लेक्सिबल थे और क्लॉक इन का भी कोई टेंशन नहीं था। लेकिन सुबह के वक्त काम पे न जाना उसे थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता था। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद उसने जिंगहाओ कॉर्पोरेशन में काम शुरू किया था। उसके एकेडमिक एडवाइजर इंस्टीट्यूट ऑफ रेयर अर्थ्स में काम करने वाले प्रोग्राम डायरेक्टर्स में से ही एक थे। इसलिए उसने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स वर्क काफी हद तक इसी कंपनी के लेबोरेटरी में की थी। सच कहूँ तो उसकी सैलरी उसके अपने पीयर्स की सैलरी के कंपैरिजन में काफी अच्छी थी। लेकिन जब वो इसे 7 मिलियन के कर्जे से कंपेयर करता था तो उसे ये लगता था कि ये कर्जा क्लियर करना अब एक डिस्टिंक्ट और होपलेस गोल हो गया है, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था उसे। उसने काफी सोचा था कि वो जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है। पहली चीज जो उसने सोची थी वो ये थी कि अगर पैसा आसमान से गिर के आ जाए, और दूसरा कि अगर वो कोई पेटेंट ले सके। ना सिर्फ उसका जेंडर वर्कप्लेस और साइंटिफिक रिसर्च फील्ड में अनप्रेजेंटेड था, पर उसके पास कोई ब्रिलियंट माइंड भी नहीं था। उसने अपनी जिंदगी के 20 साल खुद को इस मकसद के लिए काम करते हुए गुजारे और कभी ये भी नहीं सोचा था कि ये जो सिचुएशन उसकी रियलिटी बन गई है वो कभी ऐसे भी हो सकती है। बचपन से उसने हमेशा ये मंत्र माना था कि मेहनत से किस्मत बदल सकती है, पर इस सच में भी कितनी आयरनी थी वो जानता था। सीनियर, गुड मॉर्निंग सीनियर। मॉर्निंग मॉर्निंग। जैसे ही वो इंस्टीट्यूट के कैंटीन में एंटर होता है, उसके जूनियर्स एक के बाद एक उसे ग्रीट करते हैं। क्या मॉर्निंग, तुम बस थोड़ा सा काम करके सीधा लंच करने आ गए। फिर एक टीजिंग आवाज उसके पीछे से आई, शेंडाई तुम आज यूजुअल से लेट क्यों हो? ये उसकी यूनिवर्सिटी की क्लासमेट चेंग जिमाई थी, एक बीटा फीमेल। दोनों काफी सिमिलर गोल्स और एकेडमिक आइडियाज शेयर करते थे। लास्ट मिनट कुछ सेटल करना था। क्या प्रोफेसर आज आ गए हैं? शेंडाई ने अपनी प्लेट टेबल पर रखते हुए बोला। अभी तक तो नहीं, वैंगशेंग माइन से कुछ मटेरियल्स आए हैं, क्या देखना चाहोगे? शेंडाई ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। आफ्टरनून में देख लेंगे, पहले कुछ खा तो लें पहले। इंस्टीट्यूट ऑफ रेयर अर्थ्स का अपना कैफेटेरिया था।
लेकिन आज दोनों ने कंपनी के हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग के मेन कैफेटेरिया में जाना डिसाइड किया। दोनों जगह इंग्रेडिएंट्स कलेक्टिव खरीदे जाते थे, तो खाना काफी अच्छा होता था। पर मेन कैफेटेरिया में थोड़ी ज्यादा वैरायटी होती थी और डिशेस भी चेंज होती रहती थी। लंच खरीद के दोनों बातें करते हुए खाना खा रहे थे। इसी बीच कैफेटेरिया के मेन डोर से थोड़ा शोर सुनाई देने लगा। शेंदाई ने अपना चेहरा घुमा के देखा। एक ग्रुप जो सूट्स पहने हुए थे जल्दी जल्दी अंदर आ रहे थे। यूजुअली लोग लंच टाइम पे थोड़ा रिलैक्स होते हैं, मगर उनकी जल्दी देखकर नहीं लग रहा था कि वो खाना खाने आए हैं। शायद उनका इंस्पेक्शन था या कोई मीटिंग थी। ये कैफेटेरिया काफी बड़ा था। जहाँ शेंदाई बैठा था वहां से उस आदमी का चेहरा क्लियरली नहीं दिख रहा था, पर फिर भी उसने उस आदमी की लंबी और हैंडसम सैल्यूट को क्लियरली देख लिया था। ये क्राउन प्रिंस आज कैफेटेरिया में क्यों आया है? शेंदाई अपने चॉपस्टिक्स को हाथ में लेके बात कर रही थी, अपनी गर्दन थोड़ी सी स्ट्रेच करते हुए उस आदमी को देखने की कोशिश करते हुए। शेंदाई की नजर चुपके से उस टॉल मैन पर पड़ी जो उस ग्रुप के साथ था। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उसकी शक्ल देखने की, जब तक वो बंदा कैफेटेरिया क्रॉस करके एक प्राइवेट रूम में नहीं चला गया। ऐसे दूर से शेंदाई को उसके फेरोमोन्स का कोई भी एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी शेंदाई को अपनी बॉडी में एक अजीब सी रेस्टलेस सी फीलिंग महसूस हो रही थी। चेंगजिमाई ने अपने सवालों का जवाब फिर खुद ही दे दिया। बोली, शायद वो बहुत बिजी है और वो अपने क्लाइंट्स को बिजनेस लंच के लिए बुला रहे हों। शेंदाई का ऑब्जर्वेशन काफी अच्छा था। उसने नोटिस किया कि जो लोग उस ग्रुप पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे उसमें से काफी ओमेगास थे। ये कुछ अजीब नहीं था। ओमेगास का एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट होता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों की तरफ खींचता है, और वो खुद भी इससे कुछ अलग नहीं था। अगर कोई एस क्लास अल्फा उसके पास से गुजर जाता, एक हल्की सी हवा चलती और फेरोमोन्स का एक हल्का सा ट्रेस हवा में छूता रहता, तो उसका मन भी कहीं ना कहीं बेचैन हो जाता। अब जब बात हो रही है जिंगहाओ कॉरपोरेशन के हायर की जू मोयू, एक ऐसा अल्फा जो अपने आप से एक शाइनिंग ऑरा निकाल कर चलता था, और यही हमारी कहानी का मेन लीड भी है। जू मोयू एक एस रैंक अल्फा। इधर शेंदाई अपना एक्सपेरिमेंटल डेटा कंप्लीट करके आज काफी जल्दी ऑफिस से निकल गया था। उसके पास रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही अपने लिए एक सिंगल पर्सन डॉर्मेट्री रूम भी था, और जब भी वो ओवरटाइम काम करता था तो वहीं सो जाता था। लेकिन हफ्ते में कम से कम एक बार वो अपने घर वापस जाने की कोशिश जरूर करता था। उसके अपने घर के ऑक्शन होने के बाद उसने अपनी दादी के लिए एक फ्लैट रेंट पे लिया था, जो थोड़ा सबर्ब्स में था। शहर से थोड़ा दूर था, पर सस्ता और सफाई से भरा हुआ था, और सफाई ही उसकी दादी के लिए सबसे बड़ी जरूरत थी। ट्रेन से उतरकर वो पब्लिक बस में चढ़ा और फिर अपने घर के रास्ते में एक छोटी सी मार्केट से गुजरा। उस वक्त मार्केट बंद होने वाली थी। मीट और सब्जी के साथ साथ उसने पिंक वॉयलेट फिनीस का एक बुके भी खरीदा। जब वो अपने पुराने घर में रहता था, उसकी दादी के पास एक खूबसूरत गार्डन था जिसमें हर टाइप के फूल होते थे। हर सीजन का अपना एक अलग ब्यूटी होता था। वो घर उसके बचपन का स्वर्ग था जब वो छोटा था। इस फ्लैट में दादी सिर्फ बालकनी में कुछ पॉट्स ही लगा सकती थी, और उसमें भी उन्हें दूसरी चीजों के साथ जगह के लिए लड़ना पड़ता था। ये फ्लैट नया था और बिल्डिंग काफी अच्छी तरह से मेंटेन की गई थी। स्टेयरवेल में भी रोशनी काफी अच्छी आती थी, और जैसे ही वो स्टेयर्स चढ़ रहा था उसे अपनी दादी की टेलीविजन की आवाज सुनाई देने लगी थी, जो कुनकू ओपेरा सुन रही थी, जो उनको बहुत पसंद था। जब उसने फ्रंट डोर खोला तो डिनर की खुशबू उसके नाक तक आ गई। घर के अंदर कदम रखते ही उसने आराम का एहसास किया। आदाई, उसकी दादी ने किचन की फ्रॉस्टेड डोर से उसे पीछे से मुस्कुराते हुए आवाज लगाई। तुम बिल्कुल टाइम पर आए हो, मैं अभी लास्ट डिश फिनिश ही करने वाली थी। शेंदाई ने अपनी दादी को प्यार भरी मुस्कान दी, फिर उसने उन्हें ग्रीट किया। मीट और सब्जी रखते हुए वो एक वेस लेने गया और वास में पानी भर के फिनीस के स्टॉक्स को ट्रिम किया और उन्हें अंदर रख दिया। आखिर में उसने अपने हाथ से फूलों पर पानी भी छिड़का। जब उसने फूलों को टेबल पर रखा तो उन्होंने घर को तुरंत रोशन कर दिया। उसकी दादी किचन से निकलकर एक डिश लेकर आई और बोली, कितने की आई ये? वो अपने हाथ में रखी डिश को नीचे रखते हुए फिर अपने फ्री हैंड से फिनीस के पेटल्स को फील करती हैं। कितने फ्रेश और खूबसूरत है ये। शेंदाई ने बताया, शॉप बस बंद ही होने वाली थी तो एक स्टॉक का बस 10 युआन लगा।
सबसे फ्रेश वाले चुने मैंने। ये तो काफी अच्छी डील थी, दादी बोली। उसकी दादी फूलों को देखकर खुश थी। तुम्हें याद है ना वो पुरानी जगह, दीवार के पास वाली, जहाँ मैं फिनीज लगाती थी? बिल्कुल याद है, शेंदाई ने जवाब दिया। शेंदाई किचन में गया, डिशेस और बाउल चॉपस्टिक्स के साथ निकाले, फिर राइस और सूप को प्लेट करने लगा। बोला, दादी बैठ जाओ। उसकी दादी फिनीज को देखकर मुस्कुराई, फिर शेंदाई को ध्यान से देखा। बोली, तुम थोड़े पतले हो गए हो और पेल भी लग रहे हो। तुम्हें थोड़ा सनलाइट लेना चाहिए। तुम्हें पूरा दिन लेबोरेटरी में बंद नहीं रहना चाहिए। फिक्र मत करो दादी, शेंदाई ने अपनी दादी को थोड़ा तसल्ली देते हुए कहा। दोनों खाना खाते हुए जिंदगी और काम के बारे में बेकार की बातें कर रहे थे। जैसे ही लाइट उनकी दादी के सफेद बालों पर पड़ी, शेंदाई का दिल थोड़ा सा उदास हो गया। उसकी दादी एक स्कॉलर परिवार में पैदा हुई थी, जबकि उनका परिवार अमीर नहीं था, लेकिन खास करके अच्छा था। अगर उसकी दादी का वो सेल्फिश और इम्प्रूडेंट बेटा नहीं होता, तो आज वो एक विला में गार्डन के साथ अपनी जिंदगी बिता रही होती। उसके पास अच्छी इनहेरिटेंस और पेंशन भी होती, और वो अपनी बाकी जिंदगी गार्डन में काम करके, किताबें पढ़ते, सूरज के नीचे बैठकर एंजॉय कर रही होती। उनकी जिंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलें आई थी, उन्होंने अपनी एलिगेंस और ग्रेस को कभी नहीं छोड़ा था। मुश्किल वक्त में भी वो जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां ढूंढती रही थी, ताकि अपने इस पोते पर ज्यादा बोझ न डालें। लेकिन शेंदाई को पता था कि अपने प्यारे बेटे के धोखे और उम्र का असर और अपनी बीमारियों के कारण उनकी दादी का दिल काफी टोल ले चुका था। सिर्फ वो अपनी असली फीलिंग शेंदाई को दिखाना नहीं चाहती थी। अगर यू जिंगहाई ने जो कहा था वो सच था, तो उन दोनों के लिए काफी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। शेंदाई अपने आप को एक कुर्बानी के लिए तैयार कर रहा था। उसे और कुछ नहीं चाहिए था, वो बस अपनी दादी को उसकी पुरानी जिंदगी में सुकून देना चाहता था। एक पूरा हफ्ता गुजर गया था जब शेंदाई यू जिंगहाई से मिला था, लेकिन इस दौरान उसे कोई अपडेट भी या खबर भी नहीं मिली थी। उसका मूड हमेशा बदलता रहता था। कभी तो वो नर्वस और परेशान होता, फिर कभी डिसअपॉइंटेड महसूस करता, और कभी एक अजीब सी सुकून की फीलिंग भी होती। ये कहना सही होगा कि उसका मूड काफी डेलिकेट टाइप का हो गया था। फिर भी उसे यही लग रहा था कि शायद ये सब वो खुद ही सोच रहा है। क्या उसकी पैसे की कमी ने उसको पागल कर दिया था, या क्या यू जिंगहाई ने अपना फैसला बदल दिया होगा, या फिर शादी का मामला पॉसिबल नहीं रहा। किसी भी केस में ये पूरा मामला काफी अजीब था। शायद कोई अपडेट या फॉलोअप न होना भी एक अच्छी ही बात थी। एक दिन जब वो लेबोरेटरी में अपना काम कर रहा था, तब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का एक कलीग आया उससे मिलने। उसके चेहरे पर क्यूरोसिटी थी, और उसने शेंदाई को बताया कि हेडक्वार्टर्स ने उसे बुलाया है। इंजीनियर शेन, क्या आप ट्रांसफर लेने की सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं, शेंदाई ने थोड़ा कंफ्यूज होकर जवाब दिया। क्या उन्होंने बताया कि ये किस बात के बारे में है? बिल्कुल नहीं, अगर उन्होंने बताया होता तो मैं क्यों पूछता? उसका कलीग थोड़ा सोच कर बोला। आमतौर पे तो हेडक्वार्टर्स रिसर्च डिपार्टमेंट के ह्यूमन रिसोर्सेज से ज्यादा कंसर्न नहीं होता। आप पहले उनके पास जाके देखो, रिसेप्शन पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, शेंदाई ने लेबोरेटरी में वापस जाके अपने कलीग को बता दिया कि वो जा रहा है। फिर कंपनी के हेडक्वार्टर बिल्डिंग की तरफ निकल गया। वो सोच रहा था कि अपने प्रोफेसर को फोन करे या पूछे कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि पहले सिचुएशन के बारे में ज्यादा जान लेना चाहिए। जिंगहाई कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर बिल्डिंग बनाने में टोटल 100 मिलियन युआन का खर्चा आया था। ये बिल्डिंग ऐसे लगती थी जैसे आसमान को संभालने वाला एक बड़ा पिलर हो। शेंदाई सिर्फ इस बिल्डिंग के कैफेटेरिया में खाने के लिए ही आता था, वरना वो रेयरली दूसरे ऑफिसेज या रिसर्च डिपार्टमेंट्स में जाता था। जब वो लॉबी में गया तो वहाँ रिसेप्शन डेस्क के पास 3 या 4 लोग खड़े थे। ये देखना मुश्किल था कि कौन विजिटर है और कौन उसके लिए वेट कर रहा है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक यंग मैन जो सूट पहने हुए था उसके पास आया और उसे ग्रीट किया। आप इंजीनियर शेन होंगे? आपसे मिलके अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। दोनों ने हैंडशेक की। फिर शेंदाई ने पूछा, मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? मेरा नाम चेंग राउजे है, मैं प्रेसिडेंट का असिस्टेंट हूँ। चेंग राउजे ने शेंदाई को आगे बढ़ने के लिए कहा और अपने हाथ उसके कंधे पर रख दिए। वो बंदा थोड़ा प्रेशराइज लग रहा था और बड़े बड़े स्टेप्स में चल रहा था। बोला, चलो चलते हुए बात करते हैं। अच्छा, शेंदाई ने कहा। अल्फाज आम तौर पर लंबे होते हैं, इसीलिए
शेंदाई को थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ रहा था ताकि वो उससे पीछे न रहे। उसने चलते हुए पूछा, असिस्टेंट चेंग, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मैं इस तरफ। चेंग राउजे ने अपने पर्सनल एक्सेस कार्ड से प्राइवेट लिफ्ट का दरवाजा खोला। लिफ्ट का इंटीरियर बहुत खूबसूरत और ऑर्नेट था। उसमें गद्दे और सॉफ्ट वूल कारपेट भी लगा था। एक नजर में ही समझ आ गया था कि ये लिफ्ट सिर्फ कंपनी के टॉप बॉस के लिए ही थी। शेंदाई ने अपने डाउट को एक साइड में रखकर लिफ्ट में एंटर किया। वो फिर से एक्सप्लेनेशन मांगने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही चेंग राउजे ने जवाब दिया, सच कहूँ तो मुझे भी इस बात के एग्जैक्ट डिटेल्स पता नहीं है। मुझे बस ऑर्डर्स दिए गए थे कि आपको लेके आऊं, चेंग राउजे ने कहा। शेंदाई का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसे सच में कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। जिसे साइंटिस्ट कहा जाता है वो पहले से हाइपोथेसिस बनाता है और फिर क्लूज का पीछा करता है। ट्रायल और एरर के मेथड से वो इंक्वायरी करता है और कंक्लूजन्स तक पहुंचता है। लेकिन क्योंकि उसे कोई क्लूज ही नहीं दिए गए थे तो उसके लिए एनालिसिस करना इम्पॉसिबल हो गया था। चेंग राउजे ने अपनी आंखों के कोने से देखा और अचानक शेंदाई के गले के पीछे फेरोमोन ब्लॉकिंग पैच को नोटिस किया। उसने अपने शौक को छुपाया नहीं, पर वो एक कदम पीछे हो गया। तुम ओमेगा हो? चेंग राउजे ने पूछा। शेंदाई ने हल्का सा स्माइल देते हुए सर हिला दिया। मुझे बहुत अफसोस है, चेंग राउजे ने शर्मिंदगी से कहा। चेंग राउजे ने शेंदाई को ऊपर से नीचे तक देखा। लंबा और पतला, गोरा रंग और रिफाइंड फीचर्स के साथ जो लड़का उसके सामने था वो जेंटल और रिफाइंड लग रहा था, साथ ही शांत और कंपोज्ड भी। जैसे ही लिफ्ट ऊपर जा रही थी, चेंग राउजो को अपने दिल थोड़ा सा तेज धड़कता हुआ महसूस हुआ। कैसे उसने नहीं जाना कि कंपनी में ऐसा भी कोई ओमेगा है। उनकी सोसाइटी में जब भी दो नए लोग मिलते हैं तो अल्फाज और ओमेगाज को कहा जाता है कि वो सिर्फ हैंडशेक तक ही फिजिकल इंटरैक्शन रखें। इसीलिए जिस तरीके से चेंग राउजे ने उसके कंधे पर हाथ रखा था वो हर तरह से काफी इनएप्रोप्रिएट था। लेकिन शेंदाई को कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो जानता था कि उसका आउटवर्ड एक्सपीरियंस ज्यादा डेलिकेट और फ्रेजाइल नहीं था जिसे आम ओमेगास का होता है। वो ज्यादा बीटा जैसा लगता था और उसकी फेरोमोन्स की खुशबू भी काफी वीक थी। जब उसने फेरोमोन ब्लॉकिंग पैच लगाया तो वो खुशबू ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल हो गई। जब से वो छोटा था तब से लोग उसे अक्सर बीटा ही समझ लेते थे। अगर कुछ ज्यादा फायदा हुआ था तो वो सिर्फ ये था कि ये उसके लिए काफी काम आया, खासकर काम के माहौल में। लिफ्ट 28 फ्लोर पर रुकते ही जैसा ही दरवाजा खुला, एक खूबसूरत हैंड नॉटेड कारपेट नजर आया जो ऑफिस के बड़े काले इबोनी वुड के दरवाजे तक फैला था। शेंदाई ने एक गहरी सांस ली। क्या चेयरमैन जू मुझसे मिलना चाहते हैं? क्या ये मुमकिन था कि वो अब उसे प्रमोशन देने वाले हैं? पर ऐसी कोई नई अचीवमेंट तो की नहीं थी उसने। चेंग राउजे ने अपना कंपोजर वापस पाया और बोला, इस तरफ प्लीज। शेंदाई ने उसका पीछा करते हुए ऑफिस में कदम रखा। जैसे ही उसने अंदर देखा वो एकदम शन हो गया। इबोनी वुड का दरवाजा, कैसे ये बात उसके दिमाग में नहीं आई। बेचैनी से अपने लैब कोट के पॉकेट्स में अपने हाथ डाल दिए। लोग अक्सर उसे ये कहते थे कि उसका नाम उसकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। उसे अक्सर कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे, जैसे कि शांत और कलेक्टेड या कूल हेडेड या अनशेकेबल। लेकिन उसके नजरिए से उसने कभी ऐसी कोई खास टेक्निक यूज नहीं की अपने आप को काम रखने में। वो बस ये चाहता था कि लोग ज्यादा अपने इंटेलेक्ट पे भरोसा करें, ना कि अपने गट रिएक्शंस पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कभी उसे एंजाइटी ही नहीं होती थी। तभी पीछे से आवाज आई, प्रेसिडेंट जू, मैं इंजीनियर शैन को लेके आया हूँ, चेंग राउजे ने कहा। फिर अपनी घड़ी की तरफ देखा और बोला, अगली मीटिंग 12 मिनट में शुरू होगी। अच्छा ठीक है, तुम अब नीचे जा सकते हो। चेंग राउजे ने अपना काम खत्म किया और दरवाजा बंद कर दिया। जो आदमी सोफे पर बैठा हुआ था डॉक्यूमेंट पढ़ता हुआ, उसने अपना चेहरा उठाया। दोनों की नजरें मिली। ये वो आदमी था जो अपनी खूबसूरती से पूरी दुनिया को रोशन कर सकता था, जो इतना शानदार था कि किसी को भी फिल्म के बैकग्राउंड में परफेक्टली ब्लेंड हो सकता था या किसी भी कैमरा के लेंस के सामने आकर सबको अपनी ओर खींच सकता था। उसका चेहरा इतना कैप्टिवेटिंग था कि वो कई सपने जीत सकता था। ना सिर्फ उसका नोज हाई था, उसका ब्रॉड फॉरहेड भी था, बल्कि उसकी आंखों में ऐसे स्टार्स थे जो आसमान की गहराइयों तक जा सकते थे। उसके फीचर्स इतने शार्प और परफेक्ट थे कि वो ग्लास तक काट सकते थे।
चाहे उसका पोस्चर रिलैक्स था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज में अभी भी एक लड़ने झगड़ने वाली वाइब थी। ऐसा लगता था कि वो अपनी खुद की वॉयलेंट नेचर को दबा रहा हो। ये था वो इंसान जो एस क्लास अल्फा था, जो जन्म से सुपीरियर फेरामोन्स के साथ आया था, एक प्राउड सन ऑफ हेवन जो ह्यूमन फूड चेन के टॉप पर खड़ा था। ये वो इंसान था जो जिंग हाउ कॉर्पोरेशन का फर्स्ट हायर था, जू मोयू, हमारा एमएल। शेंडाई ने जब उसे देखा तो बस थोड़ा डम्फाउंडेड हो गया। बहुत वक्त हो गया था जब उसने इस इंसान को इतने करीब से देखा था। उसको अब भी अपने दिमाग में वो इबोनी वोट की हल्की सी खुशबू महसूस हो रही थी, लेकिन हो सकता था कि ये सिर्फ उसका इमेजिनेशन हो। आखिरकार वर्क प्लेस पर फेरामोन ब्लॉकिंग पैच पहनना एक बेसिक कर्टेसी माना जाता था। अगर कोई पैच पहना हो तो आप उसके फेरामोन सिर्फ तभी महसूस कर सकते हैं जब आप उसके बिल्कुल करीब हो, और तब भी वो बहुत लाइट स्मेल होती है। फिलहाल शेंडाई बस दरवाजे से उसे देख रहा था। वो अपनी नर्व्स को जितना जल्दी हो काम करने की कोशिश कर रहा था। जब उसने देखा कि रूम में और कोई भी था, वो एक मिडिल एज अल्फा आदमी था जो चश्मा पहने था, सोफे के दूसरे कोने पर बैठा हुआ था। वो स्टैंड बाय लग रहा था। शेंडाई ने सोचा कि शायद वो कंपनी का लॉयर हो सकता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट रोल अभी क्लियर नहीं था। लेकिन ये जरूर था कि उसका पोजीशन सीनियर मैनेजमेंट में था। जू मोयू ने धीरे धीरे शेंडाई को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजर शांत थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आने वाली थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, इंजीनियर शेन, आइए बैठिए। शेंडाई की आवाज कांप रही थी। वो धीरे धीरे आया और झुककर बोला, गुड आफ्टरनून प्रेसिडेंट जू। उसने दूसरे आदमी को भी इज्जत से नॉट किया और बैठ गया। उसकी नजर सोफे पे चली गई। जू मोयू के हाथ के पास एक फाइल रखी थी, उसके पर्सनल डिटेल्स के साथ, जिसमें उसकी 2 फोटोग्राफ भी चिपकी हुई थी। जू मोयू उसे क्यों ढूंढ रहा था? शेंडाई, जू मोयू ने अपनी उंगली से फाइल पर टैप किया, हर सिलेबे को क्लियरली प्रोनाउंस करते हुए। दाई का मतलब माउंट ताई से है ना? हाँ बिल्कुल, शेंडाई ने कहा। ये नाम बुरा नहीं है। किसने दिया था तुम्हें ये नाम? मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर ने। शेंडाई ने अपने इमोशंस को काफी हद तक रोक नहीं पाया था, फिर भी वो आगे बोला। वो एक ट्रेडिशनल पेंटर थे। उन्हें माउंटेन्स की पेंटिंग्स काफी पसंद थी। माउंट ताई 5 सीक्रेट माउंटेन्स में से सबसे बड़ा था, जहाँ एम्प्रेस अपने रिस्पेक्ट पे करते थे। ये काफी पावरफुल शब्द है। लगता है तुम्हारे ग्रैंडफादर को तुमसे काफी उम्मीदें थीं। ये सोचना थोड़ा मुश्किल था कि एक ओमेगा ऐसे भारी नाम का बोझ अपने ऊपर कैसे उठा सकता था, लेकिन अजीब बात ये थी कि समहाउ जू मोयू को ये नाम और उसके सामने बैठा इंसान बिल्कुल परफेक्ट मैच लग रहे थे। हो सकता है, शेंडाई थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुराया। वो सिर्फ माउंट ताई को पसंद करते हैं बस। जू मोयू ने उसे गहराई से देखा और बोला, और वो जो लेबोरेटरी में 3 साल पहले इंसिडेंट हुआ था, उसका तुम्हारे काम पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ा ना? कोई असर नहीं पड़ा, सब ठीक है। शेंडाई का चेहरा अचानक से लाल हो गया। आपको याद है वो? मेरी मेमोरी अच्छी है, जू मोयू ने कहा। उस वक्त वो थोड़ा झिझक के बोला, शुक्रिया प्रेसिडेंट जू, आपकी मदद के लिए। शेंडाई कभी भी उस दिन को भूल नहीं सकता था। उसके जिंदगी की सबसे बेइज्जत, डर और होपलेस लम्हे में जू मोयू ने कहीं से आकर उसकी मदद की थी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने सारा इंसिडेंट के डिटेल्स को अंडर रैप्स भी रखा था और उसके बाद के इनकन्वीनियंस को भी हैंडल किया था। उस दिन के बाद से शेंडाई ने जब भी जू मोयू के बारे में कुछ सुना या देखा, वो ज्यादा ध्यान देता था। उसे नहीं पता था कि ये सीक्रेट इन्फैचुएशन था। कभी कभी उसने कुछ अनरियलिस्टिक फैंटेसीज भी सोची थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो फीलिंग थी वो एडमिरेशन की थी। ये आदमी बहुत ऊपर था, बहुत दूर था और बहुत परफेक्ट था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतने करीब से मिलने का मौका मिलेगा। आप हमारी कंपनी के एक आउटस्टैंडिंग रिसर्चर हैं। वो बस मेरी एक ड्यूटी थी आपको प्रोटेक्ट करने की। आज मैंने आपको यहाँ 2 रीजंस के लिए बुलाया है। पहला ये कि हम फॉर्मली इंट्रोड्यूस हो सकें, और दूसरा ये कि मैं समझ सकूं अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट? शेंडाई ने हैरानी से पूछा। प्रेसिडेंट जू, मुझे ये समझ नहीं आया। प्रोफेसर ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था रिसेंट में। जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि शादी के बाद जो भी आपकी जरूरतें हो सकती हैं उनके बारे में। शेंडाई चौंक के बोला, क्या बोला आपने? जू मोयू ने बात कंटिन्यू की।
जैसे कि तुम्हारे लिविंग एक्सपेंसेस, लिविंग एनवायरनमेंट, पर्सनल हैबिट्स, डाइटरी प्रेफरेंसेस, रिलीजियस बिलीव्स, कार प्रेफरेंसेस और ऐसी कई चीजें। जब तक वो ज्यादा अनरीजनेबल ना हो, तुम जो चाहे वो मांग सकते हो। शेंडाई के सर में एक हमिंग साउंड होने लगी। वो बस काफी कंफ्यूज्ड हो गया था। शेंडाई धीरे धीरे समझ तो रहा था, लेकिन वो स्टिल उन शब्दों का जवाब दिए बिना कुछ देर तक अपने में ही खोया हुआ था। वो थोड़ा स्टन था और किसी तरह का रिस्पॉन्स देना उसके लिए मुश्किल हो गया था। इसी बीच जू मोयो ने अपनी घड़ी की तरफ डिस्क्रीटली देखा, फिर धीरे से अपनी पोजीशन एडजस्ट की, थोड़ा सा झुका, लेकिन उसका पेशेंस लगता था कि खत्म नहीं हो रहा था। मतलब उसने अपनी आवाज को हल्की सी नीचे की ओर बदला और बोला, इंजीनियर शेन, प्रेसिडेंट यू ने मुझे बताया था कि तुमने खुद से मेरे साथ शादी के लिए हाँ की थी। क्या मैं समझ सकता हूँ कि ये जानकारी गलत थी? ये सुनकर तो शेंडाई के माथे पर पसीने की बूंदें इकट्ठी हो गई थी। जो आदमी उसके सामने बैठा था वो एक ही वक्त में बहुत पास और बहुत दूर भी, बहुत हेजी पर फिर भी बहुत क्लियर लग रहा था। उसका दिमाग बिल्कुल नम हो गया था। एक पल में उसने अपने सोचने की सारी सहालियत ही खो दी थी। जो भी जज्बात उसने पहले महसूस किए थे वो सब कहरी हो गए थे। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ अनरियल है, बिल्कुल भी सच नहीं लग रहा था। इस बेचैनी के बीच जो मायू बस शांति से उसे देख रहा था। शेंडाई ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए उसने अपने हाथ अपने पॉकेट्स में डाल लिए और हल्का सा अपनी फिस्ट को कस लिया। काफी देर तक कुछ नहीं कहा। आखिरकार उसने अपना मुंह खोला और बोला, मुझे नहीं पता था कि ये आप हो। तुम्हें नहीं पता था कि ये मैं हूँ? जू मोयो ने उसकी बात दोहराई, अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल लाते हुए। शेंडाई तो शर्म से अपना सर जमीन में गाड़ना चाहता था। अगर वो खुद से ये बात सुन रहा होता तो उसे भी ऐसा ही लगता कि ये थोड़ा स्ट्रेंज है। तो क्या मैंने तुम्हें निराश किया? जू मोयो ने पूछा, अपनी नजर शेंडाई के चेहरे पर डालते हुए। बेचारा शेंडाई तो कुछ बोल ही नहीं पाया। जू मोयो ने फिर पूछा, क्या मैं एक डिसअपॉइंटिंग फियांस हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, शेंडाई ने जल्दी जल्दी जवाब दिया। अच्छा, फिर हम बात को वापस असली सवाल पे लाते हैं। जू मोयो ने बात जारी रखी, शादी के बाद तुम्हारी क्या जरूरतें हैं? शेंडाई ने कुछ देर तक सोचा, फिर धीरे से सांस ली और बोला, आपकी जरूरतें क्या है? इस पार्टनरशिप में मेन मोटिवेशन दोनों पार्टीज के लिए म्यूचुअल बेनिफिट और कॉर्पोरेशन है। इसीलिए जो मैं तुमसे चाहता हूँ वो ये है कि शादी से पहले तुम एक एग्रीमेंट पर साइन करो। ये एग्रीमेंट असेट के ओनरशिप्स को क्लैरिफाई करेगा, साथ ही दूसरी मैरिटल राइट्स भी। शादी के बाद तुम एक कन्वेंशनल वाइफ की तरह काम करोगे, लेकिन डिस्क्रिशन के साथ, अपने बाउंड्रीज को समझते हुए, लो प्रोफाइल रखते हुए और लॉयल्टी दिखाते हुए। जू मोयो ने ये बातें इतनी आसान और क्विक तरीके से कही थी कि लग रहा था जैसे ये सब पहले से तैयार किया गया हो इस मोमेंट के लिए। शेंडाई ने अपना सिर बस हाँ में हिला दिया। हमारा लॉयर मिस्टर शेन तुम्हें स्पेसिफिक डिटेल समझाएंगे, जू मोयो ने अपने साथ बैठे हुए आदमी को देखते हुए कहा। लॉयर चेन ने मुस्कुराते हुए नॉड किया, बिल्कुल सर। फिर तुम्हारी जरूरतें क्या है? मैं तुम्हें एक लाइफस्टाइल प्रोवाइड करूंगा जो मैं अपनी वाइफ को देना चाहता हूँ। इसमें शर्मिंदगी फील करने की कोई बात नहीं है, ये बस तुम्हारा हक है। तुम अपने रेसिडेंस को अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, अपनी करंट वे ऑफ लाइफ को रखने के लिए। तो जो कुछ मैंने कहा उसके बाद क्या तुम्हारी कोई अपनी ओपिनियंस हैं? शेंडाई ने देखा कि जू मोयो ने अपने वॉच की तरफ एक और ग्लांस दिया और फिर उसे एक डिसअपॉइंटमेंट रियलाइजेशन हुआ। सामने यहाँ बैठे दो लोग जो अब शादी से सिर्फ एक कदम दूर थे, इस अचानक और बड़े टर्न ऑफ इवेंट्स ने उसके स्पिरिचुअल वर्ड्स को हिला के रख दिया था, जैसे धरती का हिलना या पहाड़ों का कांपना। उसकी जिंदगी अब भी एक अनप्रेडिक्टेड और ड्रास्टिक बदलाव के लिए तैयार थी। आने वाला तूफान और तकदीर की उमादी लहरों के सामने उसके पास सिर्फ उसकी खुद की शांति थी जो उसे बचा सकती थी। लेकिन जू मोयो के लिए ये पूरा मामला बस लंच टाइम और मीटिंग के बीच का छोटा टाइम इंटरवल था, एक रूटीन टास्क जो उसे जल्दी खत्म करना था। उसके लिए ये शादी का मौका कोई ओकेजन नहीं था, पर म्यूचुअल बेनिफिट और कॉर्पोरेशन का एक पार्ट था। शेंडाई का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो गया। जू मोयो सच कह रहा था। आखिरकार ये बस एक पार्टनरशिप ही तो थी।
पहले तो उसने एक अजीब इंसान से शादी करने का फैसला लिया था अपने कर्जे को चुकाने के लिए। बस जू मोयू का नाम जानने के बाद ही उसके दिल ने खुद ही ख्याली पुलाव पकाने शुरू कर दिए थे। बेकार के जज्बात उसने खुद ही इस रिश्ते में ले आने थे। शेंदाई ने अपना सर उठाया। पहली बार उसने जू मोयू की आंखों में डायरेक्टली देखा। एक ओमेगा के लिए जो पहली बार एक फर्स्ट ग्रेड अल्फा से सीधा आंखों में देख रहा था, ये काफी हिम्मत की बात थी। वो एक हर्बीवोरस प्रे था जो कार्निवोरस प्रेडेटर की तरफ देख रहा था, लेकिन दूसरा प्रेडेटर उस पर अटैक करने का कोई इंटेंशन नहीं दिखा रहा था। शेंदाई ने थोड़ा हेसिटेशन के साथ पूछा, प्रेसिडेंट सू, शादी के बाद में मैं कहाँ रहूंगा? क्या वो ऑफिस से दूर होगा? जू मोयू थोड़ा सरप्राइज हो गया। क्या तुम शादी के बाद भी काम करना चाहते हो? क्या मैं काम नहीं कर सकता? शेंदाई थोड़ा अनश्योर होके पूछा। उसके पास एक अच्छा जॉब था और ये उसका आइडल जॉब था। अगर ये उसका प्राइस था तो ये उससे बहुत महंगा पड़ रहा था। पर जू मोयू ने तुरंत जवाब दिया, ऑफ कोर्स कर सकते हो। ऐसे आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय को कंपनी से खो देना बहुत नुकसान होगा। शेंदाई ने तुरंत ही राहत की सांस ली। इंजीनियर शेन, जो लीगल और प्रोसीजरल मामले हैं उनके बारे में आप लॉयर चेन से डिटेल में बात कर सकते हैं। अगर कोई सवाल हो या कोई रिक्वेस्ट हो तो जरूर बताएं। मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं अब चलूंगा। जू मोयू ने उठते हुए कहा। ठीक है प्रेसिडेंट जू, आपका वक्त ना लूं। शेंदाई ने भी जल्दी जल्दी जवाब दिया और फिर अपने आप भी खुद उठ गया। जू मोयू काफी लंबा था। अगर अल्फाज आमतौर पर लंबे होते हैं तो फिर उसे एक्सेप्शनल तो कहा ही जा सकता था। जब से शेंदाई ने रूम में एंटर किया था, जू मोयू का ऑप्रेसिव ऑरा कभी भी कम नहीं हुआ था, बल्कि वो और भी अब ज्यादा और स्ट्रॉन्ग हो गया था। फिर भी वो अपनी मैनर्स में बहुत पोलाइट और सोफिस्टिकेटेड दिख रहा था। जब भी अल्फाज हर रोज की जिंदगी में काफी कॉमन है, एस क्लास अल्फाज बहुत ही रेयर होते हैं। एस क्लास अल्फाज की एबिलिटी टू यूज फेरोमोन सप्रेशन काफी दर्दनाक होती है। ये एक ऐसा वेपन होता है जो एक इंसान को फिजिकली और मेंटली तोड़ सकता है। इसीलिए लॉज बनाए गए हैं जिसमें इस टेक्निक का इस्तेमाल रोक दिया गया है ताकि लोग हर्ट ना हो। शेंदाई ने कभी डायरेक्टली इसे एनकाउंटर नहीं किया था, लेकिन उसने दूसरों से इसके बारे में सुना जरूर था। इन सब के बावजूद जू मोयू अपने आसपास के लोगों से काफी जेंटल मैनर में पेश आता था और ये उसके अपर क्लास रिफाइनमेंट का इंडिकेटर था, जो शेंदाई को और भी ज्यादा उसके प्रति फेवरेबल बना गया था। जू मोयू के जाने के बाद शेंदाई ने राहत की सांस ली। इंजीनियर शेन, प्लीज बताइए, हमें अभी और कई डिटेल्स डिस्कस करनी है, लॉयर चेन ने पोलाइटली कहा, अपने ब्रीफकेस से एक मोटा डॉक्यूमेंट फाइल निकालते हुए। शेंदाई ने देखा और कहा, ये प्री नेप्चुअल एग्रीमेंट है ना? जी, प्री नेप्चुअल एग्रीमेंट एक जनरल टर्म है। इस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ असेट ओनरशिप ही नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी के रूल्स, गुडविल और रेपुटेशन, मैरिज के दौरान इंडिविजुअल राइट्स और ऑब्लिगेशन, इन सब का भी जिक्र है। प्रेसिडेंट जू कहते हैं ये बस हमारी तरफ से रिक्वायरमेंट है, आप अपनी तरफ से भी कुछ मांग कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करूंगा निगोशिएशंस और कम्युनिकेशन में, लॉयर चेन ने जवाब दिया। शेंदाई ने फाइल उठाई और उसे थोड़ा देखा। ये तो सच में काफी मोटा है। ये कोई इशू नहीं होगा, मैं यहीं रुक के इंतजार करूंगा जब तक आप ध्यान से इसे पढ़ नहीं लेते, लॉयर चेन ने कहा। वो बिल्कुल ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपको की पॉइंट समझा सकता हूँ, लॉयर ने कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा, शेंदाई ने भी तुरंत ही जवाब दिया। लॉयर चेन ने पढ़ना शुरू किया। ये शादी 5 साल से ज्यादा नहीं चलेगी और टर्मिनेशन का डेट प्रेसिडेंट जू के डिस्क्रिप्शन पर होगा। आपको शादी को बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखना होगा, शादी के दौरान और उसके खत्म हो जाने के बाद भी। वैसे ही जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपको प्रेसिडेंट जू और जू फैमिली के बारे में मिले वो भी बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखनी होगी। शादी के दौरान आपको अपनी वाइफ के ऑब्लिगेशंस को पूरा करना होगा जो प्रेसिडेंट जू ने पहले बताए थे, जैसे डिस्क्रिशन रखना, लो प्रोफाइल रखना, लॉयल्टी दिखाना और अपनी बाउंड्रीज को समझना। ये टर्म नोइंग योर बाउंड्रीज का मतलब ये है कि आप अपने सबसे बेहतरीन तरीके से प्रेसिडेंट जू के अरेंजमेंट्स का पालन करेंगे, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ और वर्क में दखल नहीं देंगे। आपके डेली लिविंग के बारे में जू फैमिली का हाउसकीपर आपसे पर्सनली बात करेगा इस बारे में। इसके अलावा आपको यू जिंगहाई और प्रेसिडेंट जू के साथ मिलकर कुछ रिसोर्सेज का ट्रांसफर हैंडल करना हो सकता है। ये पार्टनरशिप का मेन गोल है।
दोनों कंपनीज के रिसोर्सेज का इंटीग्रेशन। आप और यू जिंघाई के बीच के फैमिली टाइज प्रेसिडेंट जू के ट्रस्ट का बेस हैं। आपको प्रेसिडेंट जू के पहले और शादी के दौरान जो भी एसेट्स मिलेंगे उनमें कोई हक नहीं मिलेगा और आपको प्रेसिडेंट जू का चाइल्ड कंसीव करने की परमिशन भी बिना पूछे नहीं मिलेगी। इसके बावजूद जब शादी डिसॉल्व हो जाएगी, प्रेसिडेंट जू आपको एडिशनल कंपनसेशन देंगे, इस कंडीशन पर कि आप इस एग्रीमेंट के सारे टर्म्स को रिस्पेक्ट करेंगे। आपको वो फ्रीडम और रिस्पेक्ट मिलेगी जो आप डिजर्व करते हैं और एक सब्सटैंशियल एलिमिनी भी। चेन दाई बस चुपचाप देख रहा था जब लॉयर चेन अपने पढ़ने को कंटिन्यू कर रहा था। लॉयर चेन की प्रोफेशनलिज्म और रीजनिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन शंदाई को फिर भी एक हल्की सी अनइजीनेस महसूस हो रही थी। चाहे वो खुद को कोई बड़ा आइडियलिस्टिक नहीं मानता था, लेकिन फिर भी शादी को सिर्फ एक फायदे का सौदा भी वो नहीं देख पा रहा था। बिना किसी शक के उसकी शादी एक ट्रांजैक्शन थी, पर वो इतना सिनिकल नहीं था कि ये मान ले कि शादियां ऐसी ही होनी चाहिए। वो बस अपने पास और कोई बेहतर ऑप्शन नहीं देख रहा था। लेकिन चाहे वो यू जिंघाई हो, जू मोयू हो या फिर जो आदमी उसके सामने बैठा हो, सभी इस शादी को बस एक जरूरी काम समझ रहे थे। शेंदाई ने बीच में कहा, मैं सब कुछ मान लेता हूँ और सीधा साइन कर दूंगा, आपका वक्त जाया ना हो। लॉयर चेन ने एक हल्की सी स्माइल दी और वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं लग रहा था। बोला, ठीक है। उसने शेंदाई को एक पेन दिया। जो जगह लेबल से मार्क की गई है उन पर आपको अपना सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट देना होगा। शेंदाई ने शांत दिमाग से डॉक्यूमेंट साइन कर रहा था। अंदर ही अंदर सोच रहा था, ये तो बस अपने आप को गिरवी रखने जैसा लग रहा है। अगर ये जगह और वक्त इतना सीरियस ना होता तो शायद उसका मन तो हंसने का हो रहा था। जब सब साइन हो गया तो लॉयर चेन ने हर एक पेपर को बड़ी मेटिकुलसली 2 बार चेक किया। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, उसने फॉर्मली कहा। शेंदाई ने भी शांत से जवाब दिया, यू आर वेलकम, मैं अब बस चलता हूँ। तभी लॉयर चेन ने थोड़ा प्रोफेशनल टोन से निकलकर थोड़ा सॉफ्ट एडवाइस देने वाले अंदाज में कहा, आर यू श्योर कि आपको कोई और रिक्वेस्ट नहीं करनी? प्रेसिडेंट जू ने खुद बोला था कि आप हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या कोई भी जरूरी नीड्स डिस्कस कर सकते हो। जवाब में शेंदाई ने हल्का सा मुस्कुराते हुए बस इतना ही कहा कि बस किसी का उधार न चुकाना पड़े यही चाहता हूँ। इतना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मेरे लिए काफी है। उसने सर हिला के अपना फेयरवेल दिया और आराम से बाहर निकल गया। जैसे ही वापस लेबोरेटरी में आया, पूरा लैब एक साथ रुक गया और सब लोग उसकी तरफ घूर के देखने लगे। शेंदाई ने हल्का सा स्माइल करते हुए बोला, अरे अरे गॉसिप मत करो, कुछ खास नहीं था। वैसे भी लैब टीम में शेंदाई सबसे सीनियर था। जब से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप शुरू हुआ था तब से वो यहाँ काम कर रहा था, तो नेचुरली एक रिस्पेक्ट तो मिलता था ना उसे। एकेडमिक दुनिया की एक चीज जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी कि यहाँ लोग एक्सपीरियंस और रिजल्ट्स का इम्पोर्टेंस देते हैं, जेंडर को नहीं। हाँ, लेकिन चेंग जिमाई अलग थी। दोनों पुराने क्लासमेट्स थे, तो वो उससे कुछ भी डिस्कस कर सकता था। सिर्फ प्रोफेसर के अलावा चेंग जिमाई को ही पता था उसके कर्जे के बारे में। बस जैसे ही वो चेयर पे बैठा, जिमाई भी अपनी चेयर खींच के उसके पास ले आई और धीरे से पूछा, क्या सीन है, बता तो सही। शेंदाई ने उसकी तरफ देखा और बोला, नॉट दैट आई डोंट वांट टू टेल यू, बस समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे बताऊं। जिमाई ने भी क्यूट इनोसेंट एक्सप्रेशन बना के बोला, कोई नहीं, मेरी महान साइंटिफिक रिसर्च थोड़ी देर तो रुक ही सकती है। वो अपनी इनोसेंट आंखों को ब्लिंक करते हुए बोली। शेंदाई थोड़ा एम्बैरेस सा हो गया, बोला, प्राइवेट एग्रीमेंट साइन किया है मैंने। जिमाई फुल वाइड आई के साथ बोली, क्या इतना सीक्रेटिव है क्या ये? फिर उसे पता था कि शेंदाई का नेचर कैसा है। अगर वो नहीं बताना चाहता तो दुनिया की कोई ताकत भी उससे नहीं बुलवा सकती थी। वैसे भी अगर उसके फादर के इतने बड़े कर्जे ना होते तो वो कभी भी किसी और से हेल्प नहीं मांगता। शेंदाई ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, कुछ नहीं, बस अच्छी ही खबर थी। चेंग जिमाई हंसते हुए बोली, ग्रेट, जब भी अच्छी खबर हो तो बस अच्छा ही है। जब तुम कभी अमीर बन जाओ ना तो मुझे भूलना मत। शेंदाई भी हंस दिया। जिमाई ने पूछा, वैसे तुम हेडक्वार्टर्स में किस डिपार्टमेंट में गए थे? क्राउन प्रिंस से तो मिले? नहीं मिला। ये तो बड़ा अफसोस हुआ। क्या अफसोस? शेंदाई ने पूछा। अब ना समझ में ना आने का नाटक भी मत करो। तुम्हारी शक्ल देखने लायक रहती है जब भी तुम क्राउन प्रिंस से मिलते हो। बिल्कुल ना ऑस्ट्रक लगते हो।
चेंगजिम माई ने ताना मारा। शेन दाई ने भी कैजुअल तरीके से जवाब देने की कोशिश की। नॉर्मल है वो बस इसीलिए क्योंकि वो बहुत हैंडसम है। वो तो है, कभी कभी मैं सच में सोचती हूँ इतना परफेक्ट आदमी दुनिया में कैसे हो सकता है। कौन सा टॉप टायर ओमेगा उसके लायक हो सकता है। शेन दाई ने अंदर ही अंदर सोचा, यू बायू उसके लिए लायक हो सकता है। और यही बात उसे सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती थी कि यू बायू ने अपना फियांस जो इतना फ्लॉलेस एस क्लास अल्फा था, उसके होने के बावजूद वो खुद को किसी और से कैसे मार्क करवा सकता था। यू जिंगहाई के टोन से ये नहीं लगता था कि ये असॉल्ट का केस है, ज्यादा शायद ये एक जिद्दी बच्चा जो अपनी फैमिली के लिए बदकिस्मती का कारण बन गया था वाला केस था। उसे थोड़ा पिटी भी हुआ यू बायू के लिए, पर उसके लिए 10 मिलियन आसानी से कमाना और जू मायू से शादी करने का मौका मिलना तो जिसे आसमान का विनिंग लॉटरी टिकट जैसा मुंह में डालने जैसा ही था। लेकिन फिर भी उसे खुशी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने काफी पुराने लोगों से ये सीखा था कि ऐसे कोई भी अनडिजर्व विंडफॉल कभी भी अच्छा नहीं होता है। जो कुछ भी उसके साथ अगले कुछ दिनों में हुआ, उसकी स्पीड देख के खुद शेन दाई भी थोड़ा हैरान रह गया था। सबसे पहले नॉक करने आया यू जिंगहाई का लॉयर। कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने थे और यू फैमिली के रजिस्टर में उसका नाम ऐड करवाना था। सरनेम बदलने का उसका कोई इरादा नहीं था और ऑनेस्टली यू जिंगहाई को भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। खैर, लीगल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से तो वो दोनों फादर और सन बन ही गए थे। शेन दाई के दिमाग में एक फ्लैशबैक आया, उस वक्त का जब उसके ओमेगा फादर को यू जिंगहाई ने ठुकरा दिया था। तब जब पहली बार वो यू रेसिडेंस आए थे, सिर्फ एक छोटी सी 1 मिलियन की अमाउंट पकड़ा के उन्हें निकाल दिया गया था। कौन सोच सकता था कि आज वो खुद यू जिंगहाई उसे खुद रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी उसे वापस फैमिली में ऐड करने की। पूरी सिचुएशन अब भी उसके लिए काफी डिस्गस्टिंग थी, लेकिन पैसे की मजबूरी के चलते उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। बस समझ लो उसे करना पड़ा। फॉर्मेलिटीज खत्म होने के बाद कंपनसेशन भी मिल गया। सच कहूँ तो चेक पे जीरोस की लंबी लाइन देख के जो तसल्ली मिली वो किसी भी हाई क्वालिटी एक्सपेरिमेंटल डेटा से ज्यादा सेटिस्फाइंग थी। सोचने लगा सबसे पहले तो पूरा उधार चुकाना है, जो बचा उसमें से 2 मिलियन से घर खरीदने के पैसे का स्कोप तो नहीं था, लेकिन वो अमाउंट डाउन पेमेंट के लिए काफी थी। अपनी दादी की इंश्योरेंस और पेंशन को अगर सैलरी के साथ जोड़ ले तो मेडिकल बिल्स, रोज का खर्चा और होम लोन संभल ही जाएगा। ये सारी टेंशन दूर होते ही एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ उसे, जैसे लगा कि रास्ता साफ हो गया हो। लेकिन एक दिक्कत थी, दादी को कैसे समझाए कि कितने पैसे कहाँ से आए हैं। शादी वाली बात तो अभी छुपाना ही बेहतर है, जितना लेट बता सके उतना बेहतर। आज के लिए बस अब इतना ही काफी है। कहानी कैसी लगी और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और लाइक और शेयर करना भी मत भूलना। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड नाइट।